हेलो दोस्तों। अभी नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन के अंदर उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर के कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है और इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमें फंक्शन दिया गया है, रैशनल फंक्शन दिया जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दिए हुए रैशनल फंक्शन को लिखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये जो टाइप है, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझना ये है आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन आप लोगों को पता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कहा गया है इसको देखिए। आपके पास फंक्शन कैसा है, तो ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ए फंक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p of x by q of x। अब p of x और q of x क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो ऐसा फंक्शन जो कि p of x by q of x के फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, पॉलिनोमियल्स दिए हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है। अब आपको रैशनल फंक्शन दिया हुआ रहेगा। अब इस रैशनल फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये हमें सीखना है इसके अंदर। अब इसके अंदर भी केसेस कैसे आते हैं बेटा, देखो इसके अंदर भी दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसके अंदर आपका p ऑफ x जो है विच इज लेस देन q ऑफ x। अभी ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिग्री की बात कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। ठीक है, डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो ये एक केस होता है कि जिसके अंदर जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है उसका डिग्री लेस है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से। और सेकंड केस होगा कि जिसके अंदर डिग्री ऑफ p ऑफ x मतलब न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर रहेगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो इन एग्जांपल्स में न्यूमरेटर का डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसका डिग्री क्या होता है, हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका पावर आप देखेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो भी होता है वो होता है उस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। अब यहाँ पर अगर इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसका डिग्री क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको पता है, आप ऊपर से देखकर भी बता सकते हो कि इसका डिग्री 3 है, क्योंकि x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा। तो हाईएस्ट x का पावर क्या रहेगा, 3। तो ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है। इसका मतलब ये पहले टाइप से आ रहा है कि जहां पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है। फिर यहाँ पर भी सेम केस बन रहा है, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर का डिग्री बहुत ज्यादा है, 6 है ना, और न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है। फिर यहाँ पर भी न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, यहाँ पर भी लेस है। यहाँ पर दोनों इक्वल है और यहाँ पर सेकंड केस बन रहा है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ में सेकंड केस आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप देखो चाहे ये केस रहो चाहे ये केस रहो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी एक केस में, बस इस वाले केस में होता क्या है, इस वाले केस में आप पहले p ऑफ x को डिवाइड करते हो। जब डिग्री जो होता है वो ग्रेटर होता है न्यूमरेटर का, तब आप q ऑफ x से मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो। ये कब होता है, सेकंड केस के अंदर, कि जब आपका डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा q और रिमाइंडर मिलेगा। तो आप दिए हुए फंक्शन को कैसे लिखेंगे, दिए हुए रैशनल फंक्शन को कैसे लिखेंगे आप लोग, तो आप लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो q ऑफ x इंटू क्यू प्लस r। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे जब आप p ऑफ x की जगह पर इसको रिप्लेस करते हो तब आपका पहला टर्म जो है वो एक नंबर बना रहता है जिसका आप इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, और जो दूसरा टर्म होता है वो फिर से क्या बन जाता है, ये केस बन जाता है।
दूसरा जो टर्म है वो ये केस बन जाता है जिसके अंदर न्यूमरेटर का डिग्री लेस होता है डिनोमिनेटर से, मतलब फिर से हम उसी केस पर आ जाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस केस से डील करने का है कि जब भी आपको, क्योंकि सेकंड केस जो है वो अल्टीमेटली फर्स्ट केस में ही कन्वर्ट होता है। कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा, ठीक है। अभी इन जनरल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन इस एग्जांपल में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम फर्स्ट केस से डील करते हैं। तो फर्स्ट केस में हो क्या रहा है, न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से। अब ऐसे सिचुएशन में आपका रैशनल फंक्शन दिया हुआ है और आपको उसको इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टुकड़े में बांट देते, इसको तोड़ देते। जैसे कि आपके पास p ऑफ x बाय q ऑफ x है, ये फंक्शन दिया हुआ है, और क्योंकि आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इसलिए आप लोग क्या करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कन्वर्ट करना पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है आपको, कोई एक रैशनल फंक्शन है आपके पास, जैसे यही दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप इसको डिवाइड करो छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है, और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। तो इससे होता है जैसे अभी ये इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, सो a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 प्लस c बाय x प्लस 3। मतलब समझ रहे हो आप, मैंने इसी रैशनल फंक्शन को इन तीन टुकड़ों को जोड़ के बनाया है। दिस इज इक्वल टू इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप a b और c की सही वैल्यूज फाइंड आउट करते हो तो आप लोगों को इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट आप आराम से कर पाओगे क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो ये एग्जांपल वैसे देखे जाए तो बहुत आसान है, बस इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि दिए हुए रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, ये सारे फ्रैक्शंस है। तो आपका ये जो इतना बड़ा फंक्शन बना है या फिर ये जो कुछ भी बना हुआ है इन तीनों के एडिशन से बना हुआ है, ये हमें पता चलता है। तो हमने बेसिकली क्या किया, आपको जो फंक्शन दिया हुआ रहता है इन तीनों का इकट्ठा एडिशन दिया हुआ रहता है, आप उसको बस सेपरेट करते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। समझ रहे हो बात को, मतलब आपके पास इकट्ठा चीजें दी हुई है, आप उसको सेपरेट कर रहे हो ताकि आप उसको इंटीग्रेट कर सको आराम से, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इन मतलब सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि आपके पास रैशनल फंक्शन दिया है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप उसको कन्वर्ट करते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। अब सवाल ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, ठीक है, क्योंकि जो आपका रैशनल फंक्शन दिया रहेगा उसमें भी अलग अलग तरीके के रैशनल फंक्शंस रहेंगे, तो कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर दिए हुए फैक्टर्स से। आपके डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके आप फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टर दे रखे, यहाँ पर भी फैक्टर दे रखे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर नहीं दिए हुए हैं, तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करते हो दिए हुए रैशनल फंक्शन को, तो वो कन्वर्ट करते समय आपको देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो किस तरीके के फैक्टर्स है। अगर वो देखो, अगर वो लीनियर फैक्टर्स है, लीनियर हो या चाहे जो भी फैक्टर्स हो, लेकिन वो सब अलग अलग है, सब डिफरेंट फैक्टर्स है, तो उतने कांस्टेंट आपको लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 3 डिफरेंट फैक्टर्स थे, तो मैंने a बाय 1 फैक्टर प्लस b बाय अनदर फैक्टर प्लस c बाय अनदर फैक्टर। अगर ऐसे 2 फैक्टर और होते तो मैं प्लस d बाय वो 4th फैक्टर e बाय 5th फैक्टर लिखता है। तो समझ में आ रहा है, तो अगर आपके पास n डिफरेंट फैक्टर्स है तो आपको n कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप दिए हुए रैशनल फंक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, और एक बार पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। तो इन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इस केस के अंदर ये जो भी फंक्शन दिए हुए हैं इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है
तो सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये रैशनल फंक्शंस है। अगर ऊपर और नीचे इस तरीके का माहौल दिखा, रैशनल फंक्शन दिखा, तो ऊपर और नीचे अगर पॉलिनोमियल दिखे तो पहचान लेना है कि रैशनल फंक्शन है। और फिर इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। और मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, ताकि हम लोग इसको आसान से इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो इनमें ये दो केसेस होते हैं, बेसिकली ये दो केसेस होते हैं। ये बस आपको इस चीज के लिए ध्यान में रखना है कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है तो डिवाइड कर दो भैया पहले, फिर बाद में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तो इसमें भी अप्लाई करना है, बस इसमें डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है, इसमें पहले डिवाइड करना पड़ता है और फिर बाद में अप्लाई किया जाता है। तो ये जो दो केसेस है मोटे तौर पर, तो पहले केस में ये 4 एग्जाम्पल आते हैं, दूसरे केस में ये 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो कैसे किया जाता है दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहले आपको डिवाइड करना है, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, इसमें आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हो। लेकिन फिर उसके बाद में जब पार्शियल फ्रैक्शन करने की बारी आती है, तब क्या करना होता है, तब आपको ध्यान देना होता है डिनोमिनेटर के अंदर दिए हुए फैक्टर्स के ऊपर। डिनोमिनेटर के अंदर जो पॉलिनोमियल दिया है, क्या वो फैक्टर उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है या फिर डायरेक्टली पॉलिनोमियल दिया है। तो अगर फैक्टर्स दिए रखे हैं तो काम और आसान है, अगर फैक्टर्स नहीं दिए तो पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब फैक्टर्स के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि अलग अलग फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तब आपको उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जब फैक्टर्स रिपीट हो रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं कि x-1 हो, x+2 हो, x+3 हो, मतलब 3 अलग अलग फैक्टर्स हो। ऐसे भी हो सकता है x-1 स्क्वायर है और x+2 है, मतलब यहाँ पर फैक्टर्स तो 3 आ रहे हैं लेकिन x-1 रिपीट हो रहे हैं। x-1 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, दो फैक्टर्स सेम है। तो जब आपके फैक्टर्स रिपीट होंगे तब उस समय उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है। और तीसरी केस, अगर आपका फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आता हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि x+2 एक फैक्टर, x-1 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है x² + x+1, तो दो फैक्टर्स कैसे बन गए, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये आपके सामने टारगेट है। तो फाइनली हमें इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। तो मोटे तौर पर दो टाइप बनाए गए हैं। न्यूमरेटर अगर लेस है तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया जाएगा, न्यूमरेटर का डिग्री लेस है तो। और अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर तो पहले हमें डिवाइड करना है और फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते समय आपको देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स दे रखे हैं, डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स दे रखे हैं वो किस टाइप के हैं, तो उस हिसाब से आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, मतलब उस हिसाब से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो जो टाइप्स है वो सारी चीजें मैं एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। तो अलग अलग टाइप के जब एग्जांपल आपके पास आएंगे तब ये चीजें डिस्कस की जाएगी। तो जैसे अभी शुरुआत में ये 4 एग्जांपल्स हैं, तो इन 4 एग्जांपल में कौन सा टाइप डिस्कस किया जाएगा कि जब फैक्टर जो है वो अलग अलग है और न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं बोर्ड की मेथड से बताऊंगा, फिर एक बार बोर्ड की मेथड बता देने के बाद में हम लोग इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x² + 2 डिवाइडेड बाय x-1 x+2 x+3 dx। ठीक है, तो बेटा इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब हमारा ध्यान देखो, अब तो हमें पता है कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ये चीज बताई जाए। मतलब कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, आपको सीधा फंक्शन दिया जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको पहचानना होता है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, क्योंकि अब तक इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने काफी सारे टाइप्स देखे हैं। कई बार आपको बाय पार्ट से सॉल्व करना है, कई बार सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन में भी किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके अंदर बहुत सारे टाइप है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो जैसे आपकी नजर जाएगी कि भैया न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है और डिग्रीज है, मतलब ऐसे सीधे साधे पॉलिनोमियल नहीं है ना।
अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थ्री फैक्टर्स एक दूसरे को थ्री लीनियर पॉलिनोमियल्स है जो मल्टीप्लाइड है एक दूसरे को। अगर ऐसे फंक्शन को सॉल्व करना है तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए डिग्रीज के ऊपर। तो न्यूमरेटर का डिग्री है 2, डिनोमिनेटर का डिग्री है 3। डिनोमिनेटर का डिग्री 3 कैसे? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक बार तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए ही। तो जब एक बार ये तीनों मल्टीप्लाई बनेंगे तब x का पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x का पावर 3 आ जाएगा, मतलब है कि डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर से। तो अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर है तो डिवाइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है तब जाके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब डिवीजन का सवाल नहीं, आप सीधा पार्शियल फ्रैक्शन पे होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है? तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि ये जो दिया हुआ रैशनल फंक्शन है इसको आपको टुकड़ों में बांटना है, कि छोटे छोटे टुकड़े करना है और उन टुकड़ों को जोड़ के ये बना हुआ है ये आपको दिखाना है ना। तो इनको हम फ्रैक्शंस में बांट रहे हैं। तो कैसे बांटा जाएगा? सो x स्क्वायर प्लस 2 इसको हम लोग लिखने वाले हैं, इसलिए पहले तो इसको लेना पड़ेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। हम लोग इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस में। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब फैक्टर्स की तरफ देखना है डिनोमिनेटर के अंदर। सो डिनोमिनेटर के अंदर अगर फैक्टर्स दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप फैक्टर्स देखेंगे तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि क्या सभी फैक्टर्स डिफरेंट है, क्या कोई रिपीटेड है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कौन से टाइप के हैं? तो सारे फैक्टर्स डिफरेंट है। तो अगर सारे फैक्टर्स डिफरेंट है तो हर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आपको लेना है। यहां पर 3 डिफरेंट फैक्टर्स दिए हैं तो हम लोग 3 फैक्टर्स लेंगे। देखो, चाहे फैक्टर्स डिफरेंट हो या फिर सेम हो, एक लीनियर फैक्टर है, वन लीनियर फैक्टर है, तो उसके लिए वन कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक है। तभी जाके आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे और फिर इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 फैक्टर्स है तो 3 कांस्टेंट आएंगे, चाहे वो फैक्टर्स रिपीटेड हो या फिर डिफरेंट हो। अब यहां पर 3 फैक्टर्स है तो 3 कांस्टेंट कैसे? एक फैक्टर और एक कांस्टेंट। सो एक कांस्टेंट है a बाय x माइनस 1, फिर मैं प्लस का साइन दूंगा, फिर b बाय x प्लस 2, फिर मैं प्लस का साइन दूंगा, फिर c बाय x प्लस 3। इस तरीके से मैंने 3 डिफरेंट फैक्टर्स के लिए 3 कांस्टेंट ले लिए और उनको इस टाइप से लिख दिया है। अब मेरा टारगेट क्या है कि मुझे इस रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब है कि इन 3 फ्रैक्शंस का एडिशन ये आता है, ये मुझे बताना है। तो इन तीनों का एडिशन ये तभी आ पाएगा जब a b c के मैं सही वैल्यूज यहां पर रख दूंगा। तो मेरा टारगेट अब बनता है कि मुझे a b c के सही वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, जिसकी बदौलत मैं इसको इसके बराबर लिख पाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं एबीसी के सही वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। अब इसके आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन ध्यान देना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे राइट हैंड साइड का एलसीएम सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि तीनों डिफरेंट है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा एलसीएम। सो x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इज द एलसीएम। अब एक बार आप लोगों ने एलसीएम निकाल दिया तो आपको पता है आगे न्यूमरेटर में क्या क्या चेंजेस होंगे। अब a का डिनोमिनेटर क्या था? x माइनस 1 था, लेकिन आपने a का तीनों का भी डिनोमिनेटर आपने ये ले लिया है। तो हर किसी के डिनोमिनेटर में जिसकी भी कमी है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो कौन कौन कम है? x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस b इंटू, अब b के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है, कौन नहीं है? x माइनस 1 एंड x प्लस 3 नहीं है, सो x माइनस 1 एंड x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना। फिर प्लस c इंटू, c के डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, कौन नहीं है? x माइनस 1 एंड x प्लस 2 नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 1 एंड x प्लस 2 से, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। सो आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बच रहा है x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x प्लस 2। अब बेटा आपको क्या करना है? तो a b एंड c के वैल्यूज निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब कैसे निकाले जाएंगे? तो देखिए, जब आपको a का वैल्यू निकालना है तो सिंपल है,
कि ये दोनों को जीरो बनाना है, ठीक है। अगर आप a का वैल्यू निकालना चाहते हो तो सिंपल है b एंड c को जीरो, b एंड c वाली टर्म जीरो बनाओ। अब b एंड c वाली टर्म जीरो कैसे बनेगी, तो ध्यान से देखना है आपको कि x की जगह पर आप क्या रख सकते हो जिससे b एंड c जीरो बन जाएगा। तो दोनों के अंदर का कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है x माइनस वन, और जो भी इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है वो इसके अंदर नहीं है, तो काम आसान है। अगर मैं x का वैल्यू वन रख देता हूं तो ये टर्म जीरो बन जाएगा, ये भी टर्म जीरो बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे जब मैं x का वैल्यू वन रखूंगा, और इसका वैल्यू कुछ ना कुछ बनेगा जिससे मुझे a का वैल्यू मिलेगा। सो a का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या देखा कि b एंड c के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है, x माइनस वन है, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, वन रखूंगा। सो पुट x इज इक्वल टू वन इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में आपने x इज इक्वल टू वन रखा तो b और c वाला टर्म जीरो बनेगा, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा, यहां पर वन रख दिया, सो 3 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, समझ रहे हो ना, x इज इक्वल टू वन का वैल्यू इस ब्रैकेट इसके अंदर रखना इक्वेशन में, तो ये दोनों टर्म जीरो बन जाएगी, क्योंकि ये जीरो बन गया तो b इंटू जीरो इंटू दिस, c इंटू जीरो इंटू दिस, ये जीरो जीरो बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जब x इज इक्वल टू वन रखूंगा तो वन का स्क्वायर वन, वन प्लस टू बन जाएगा थ्री, और राइट हैंड साइड में यहां पर वन रखा, सो थ्री, वन प्लस टू थ्री, और वन प्लस थ्री फोर, तो थ्री थ्री विल गेट कैंसिल, तो a का वैल्यू आपको मिल रहा है, इधर वन बच गया, वन बाय फोर, ठीक है। सो इस तरीके से आपने a का वैल्यू निकाला। अब बारी है b के वैल्यू की। अब b का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जीरो बनाना है, तो देखना है कि इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है, x प्लस टू कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब x का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, माइनस टू रखूंगा, तो x का वैल्यू अगर माइनस टू रखूंगा तो a एंड c का टर्म जीरो बन जाएगा और मुझे b का वैल्यू मिल सकेगा। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, जिससे मुझे b का वैल्यू मिलेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस टू रखने से ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, फिर x इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ पर रखा तो माइनस टू का स्क्वायर बन गया फोर, सो फोर प्लस टू सिक्स, विच इज इक्वल टू x का वैल्यू माइनस टू यहाँ पर रखने जा रहा हूँ मैं, सो माइनस टू माइनस वन बनेगा माइनस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री इज वन, सो b का वैल्यू आपको मिल रहा है सिक्स इंटू माइनस थ्री, दैट इज माइनस टू। अब पुट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या रखूं, मुझे c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है मतलब ये दोनों जीरो होने चाहिए, तो x का वैल्यू क्या रखूंगा, इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन है, x प्लस थ्री है, तो मतलब अगर मैं x का वैल्यू माइनस थ्री रखता हूं तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे, सो x का वैल्यू मैं माइनस थ्री रख देता हूं, सो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखने से माइनस थ्री का स्क्वायर बन जाएगा नाइन, नाइन प्लस टू 11 आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में c इन ब्रैकेट, x का वैल्यू माइनस थ्री रखा, माइनस थ्री माइनस वन बन जाएगा माइनस फोर, और माइनस थ्री प्लस टू बन जाएगा माइनस वन, सो c का वैल्यू आपको मिल रहा है 11 बाय 4। सो a b c के आपको ये तीन वैल्यूज मिल गए हैं। अब इन थ्री वैल्यूज को लेकर अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मैं इस रैशनल फंक्शन को इसके बराबर लिख सकता हूं। हमारा टारगेट इतना ही था कि जब मैं इस रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करना हूं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो मैं ऐसे फ्रैक्शंस को ढूंढूं कि जिनका एडिशन मैं ये लिख सकता हूं, और उसके लिए मुझे सही कांस्टेंट की जरूरत थी। मेरी खोज थी कि मैं इन कांस्टेंट को ढूंढूं जिसकी बदौलत मुझे ये तीनों का एडिशन इसके बराबर मिल जाए, तो वो थ्री कांस्टेंट मेरे मिल गए हैं। अब मैं इन थ्री कांस्टेंट को यहां पर रख दूंगा तो मैं इसके जगह पर इसको रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं था। अब जबकि मुझे इसका रिप्लेसमेंट मिल चुका है तो इसको इंटीग्रेट करने की बजाय मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा दैट विल बी द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन के होल प्रोसेस के अंदर मेन क्या होता है बेटा, मेन ये होता है कि दिए हुए रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके, दिए हुए रैशनल फंक्शन को फ्रैक्शंस का एडिशन के फॉर्म में आपको लिखना है, जिससे आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ। अब एबीसी के जो वैल्यूज आपको मिल रहे हैं उनको हम लोग अगर यहाँ पर रखेंगे, अब ये बीच वाला मैं हटा दूं, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, तो मैंने अगर इसको हटाया है अभी, तो एबीसी के वैल्यू से मुझे दिए हुए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिखूं, a की जगह पर मैं लिखूंगा 1/4 डिवाइडेड बाय, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का वैल्यू 1/4 इंटू 1 बाय x माइनस वन प्लस b का वैल्यू -2 बाय x प्लस टू
एंड प्लस सी का वैल्यू है 11/4 इंटू 1/x+3। ठीक है, तो ये आपने ए बी सी के वैल्यूज लिख दिए। अब एक बार ए बी सी के वैल्यूज लिख दिए तो मतलब आप इसकी जगह पर इसको लिख सकते हो। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह पर अब ये आ जाएगा। सो 1/4 इंटू 1/x-1 माइनस 2/x+2 प्लस 11/4 इंटू 1/x+3 dx। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रल सेपरेट करेंगे सभी को। तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx -2 कांस्टेंट है बाहर गया, 1/x+2 dx प्लस 11/4 इंटीग्रल ऑफ 1/x+3 dx। ठीक है, अब बेटा आपको पता है क्या यहाँ पर लिखना है रीजन, वी नो दैट, क्योंकि हम बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस b क्या होता है, dx। ये होता है 1/a log ऑफ mod ax प्लस b प्लस c। याद है ना ये बात? तो देयरफॉर दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/4 log ऑफ mod x-1, इसका इंटीग्रेशन आएगा -2 टाइम्स log ऑफ mod x+2 एंड प्लस 11/4 log ऑफ mod x+3। ठीक है, एंड प्लस c। सो इस तरीके से हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। तो अच्छे से याद रखना है बेटा। सबसे पहला टाइप हमने इसके अंदर भी देखा है। अब पहला टाइप क्या था कि जो मेरे डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स थे वो सारे के सारे डिफरेंट थे। तो इन चारों एग्जांपल में भी वही सीन आने वाला है कि आपके लीनियर फैक्टर्स डिफरेंट रहने वाले। 5th और 6th में भी मतलब लीनियर फैक्टर वाला जो केस है वो अभी आएगा नहीं, अभी सिर्फ ये केस डिस्कस हो रहा है। कौन सा वाला, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर पहले 4 में, और बाकी के 2 में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इक्वल या फिर ग्रेटर। और डिनोमिनेटर का केस सिर्फ पहला स्टडी हो रहा है कि जिसके अंदर आपके फैक्टर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आप कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपको बता दूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसीलिए स्लो और अच्छे तरीके से बताता हूं ताकि अगर मैं बाद में आपको कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए भी दे दूं तो आप लोग अपने आप से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगा, अब हम सीधा लिख सकते हैं क्योंकि एक एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड में आप इसको कैसे लिखेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 x² माइनस 2 एंड x² प्लस 3 dx। तो बेटा इसको हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पर x² की जगह t, ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। ये वो वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये dx वगैरह चेंज करना है। ठीक है ना, सिर्फ हम समझने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। पुट x² इज इक्वल टू t। तो अगर x² की जगह t रखा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, t बाय t प्लस 1 t माइनस 2 एंड t प्लस 3। तो ये पहले जैसे ही बन गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 फैक्टर्स है और 3 अलग अलग फैक्टर्स है। तो 3 फैक्टर्स है तो 3 कांस्टेंट आएंगे, दैट इज t प्लस 1 प्लस b बाय t माइनस 2 एंड प्लस c बाय t प्लस 3। अब a b c के सही वैल्यूज निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू a को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t माइनस 2 एंड t प्लस 3 प्लस, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बचे हुए के डिनोमिनेटर से, बाकी जो भी बचे हुए उनके डिनोमिनेटर से, प्लस b को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो बचे हुए b को छोड़ के जो बचे हुए उनकी डिनोमिनेटर से, दैट इज t प्लस 1 एंड इनटू t प्लस 3 से, और c को किससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी बचे हुए दोनों के डिनोमिनेटर से, t प्लस 1 इनटू t माइनस 2 से। अब दोनों का भी डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, a b c के वैल्यूज निकालने हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, पहले a का वैल्यू निकालना है तो b और c को 0 बनाओ। तो दोनों के अंदर का कॉमन फैक्टर देखो क्या है, t प्लस 1 है, तो t का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -1। सो t का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, उसके साथ ये टर्म 0, ये वैल्यू इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उसके साथ ये टर्म 0। सो t इज इक्वल टू -1 रखने के बाद में आपको मिल रहा है -1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट -1 -2 -3 -1 प्लस 3 2। सो आपको मिलेगा -1 इज इक्वल टू a इंटू -6। सो a का वैल्यू मिलेगा 1/6
ए का वैल्यू मिल गया, अब बी का वैल्यू ढूंढना है। बी का वैल्यू ढूंढना है तो इन दोनों को जीरो बनाना है। इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, t माइनस टू, तो पुट t इज इक्वल टू टू। अगर ये t माइनस टू को जीरो बनाना है तो t की जगह टू ही रखना पड़ेगा, तो t की जगह टू रखेंगे तो ये जीरो बनेगा, लास्ट टर्म जीरो बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में t इज इक्वल टू टू, यहाँ पर रखेंगे t इज इक्वल टू टू, तो टू प्लस वन थ्री एंड टू प्लस थ्री फाइव, सो b इज इक्वल टू टू बाई 15। फिर पुट t इज इक्वल टू, अब c का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जीरो बनाना है, तो इन दोनों को अगर जीरो बनाना है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, t प्लस थ्री कॉमन है, सो t का वैल्यू रखेंगे माइनस थ्री। सो t का वैल्यू अगर माइनस थ्री रखा तो ये जीरो, ये दोनों जीरो बन गए, तो यहाँ पर लेफ्ट में आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू c इन ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस वन आएगा माइनस टू, और माइनस टू आएगा माइनस फाइव। सो c का वैल्यू मिलेगा आपको 3/10। देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और अच्छा माइनस 3/10 मिलेगा। देखो एबीसी की वैल्यू अगर थोड़ी भी गलत होगी तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है एबीसी यहाँ पर आने वाले हैं। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो और यहाँ पर एक भी अगर टर्म का वैल्यू गलत है, एक भी कांस्टेंट का वैल्यू गलत है, तो उस टर्म का इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा, साइन में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी का वैल्यू कितना मिला है आपको, एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं। टी की जगह हमने माइनस थ्री रखा है, तो यहाँ पर माइनस थ्री आएगा तो माइनस टू बचेगा, माइनस थ्री आएगा माइनस फाइव, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव आ जाती है, तो सी का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू। अब ए बी सी के वैल्यूज मिले हैं तो सिंपली यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब ये, सो देयरफॉर दिए हुए इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा आपको, जो भी फंक्शन दिया है इनटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a by t plus 1, a का वैल्यू कितना है मेरे पास 1/6, सो 1/6 into 1/t plus 1। अब t की जगह पर क्या रखेंगे, फिर से x स्क्वायर रख देंगे और ये dx आएगा यहाँ पर। फिर से सेकंड b का वैल्यू क्या है 2/15, इसको भी बाहर ले लो 1/6, ये 2/15 इंटीग्रल ऑफ 2/15 t minus 2 मतलब x स्क्वायर minus 2 dx एंड प्लस c का वैल्यू -3/10 इंटीग्रल ऑफ 1 by t plus 3 मतलब x स्क्वायर प्लस 3 dx। तो मैंने देखो, आप शुरुआत में अगर बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो a का वैल्यू रख के t के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और फिर एक बार आपने लिख दिया तो फिर आप बोलेंगे कि रीसब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि हमने सिर्फ कैलकुलेशन को समझने के लिए अच्छे से, मतलब आसान जाने के लिए x स्क्वायर की जगह पर t रखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो बात खत्म हो गई। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/tan इनवर्स x, मतलब इसका इंटीग्रल आएगा 1/6 tan इनवर्स x। फिर ये 2/15 है तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, इसको आप लिखो √2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a into log of x minus a by x plus a, है ना। आपको आगे का तो पता है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, अब तक तो आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसको ये देखना है, दिए हुए रैशनल फंक्शन को। चलिए अब मैं सिर्फ आपको एबीसी के वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा, बाद में आगे का प्रोसीजर आपको करना है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन के अंदर मेरे पास फंक्शन है 12x + 3 डिवाइडेड बाय 6x² + 13x - 63 dx, सही है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, 12x + 3 है मेरे पास, 6x² + 13x - 63 है। अब बेटा हमारे पास दिया हुआ फंक्शन क्या है, 12x + 3 डिवाइडेड बाय 6x² + 13x - 63। सो देखेंगे तो न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से। अब सबसे पहले तो 6x² + 13x - 63 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सो 6x² + 13x - 63 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो सबसे पहले तो 6 × 63 का मल्टीप्लिकेशन, तो 63 के फैक्टर्स क्या आते हैं बेटा, 63 के फैक्टर्स आते हैं 7 9 3 3 3 1, ठीक है। और 6 के फैक्टर आएंगे, 6 के फैक्टर्स आएंगे 3 2 2 1। तो आपको ये तीन फैक्टर्स और ये दो फैक्टर्स इनको मिला के मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वही आएगा, बस आपको डिफरेंस ये लाना है 13।
तो कैसे आएगा 13 डिफरेंस? तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देखना है हमें। जैसे अगर मैं बनाऊँ तो 3 3 9 9 3 27 और ये 7 2 14, सो 27 एंड 14 का मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये आने वाला है। सो 6x² बीच वाले टर्म को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 27x माइनस 14x माइनस 63 में, ठीक है। अब 6x² सॉरी इसमें कॉमन क्या निकल सकता है, 3x कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या 2x प्लस 9 और यहाँ पर निकलेगा -7 कॉमन तो 2x प्लस 9 बचेगा। सो आपके फैक्टर्स है बेटा 2x प्लस 9 एंड 3x माइनस 7। तो इस वाले एग्जांपल में आपका एक काम बढ़ गया कि आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ा। पहले तो एग्जांपल में ऑलरेडी फैक्टर्स दे रखे थे, अब आप लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हो। सो सबसे पहले इसके मैंने फैक्टर्स लिखे, इसके फैक्टर्स आते हैं 2x प्लस 9 एंड 3x माइनस 7, ठीक है। अब एक बार आपने फैक्टर्स निकाले हैं तो कितने फैक्टर्स है आपके पास, दो फैक्टर्स, तो दो कांस्टेंट आएंगे, फर्स्ट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको, अब हमें क्या करना है, हमें a और b के सही वैल्यूज निकालने हैं ताकि मैं इसको इसके बराबर लिख सकूं। तो क्या करना है, आपको पता है a इनटू क्या होगा, जो बचे हुए हैं उनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो a is multiplied by 3x minus 7 plus b is multiplied by 2x plus 9, ठीक है, and this is equals to 12x plus 3। अब क्या करना है बेटा, अब a का वैल्यू निकालना है तो b को 0 बनाओ। अब b कैसे 0 बनेगा, तो x की जगह पर क्या रखूंगा मैं, अगर मैं x की जगह पर -9/2 रखता हूं तो 2 विल गेट कैंसिल विद दिस 2 और बचेगा -9, सो -9 प्लस 9 बन जाएगा 0। तो मतलब ये बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन आपको बस सोचना इस तरीके से। तो आपको a का वैल्यू निकालना है तो बाकी बच्चों को 0 बनाना है। अब यहाँ पर तो एक ही टर्म है तो x की जगह पर क्या लिखना होगा -9/2, सो पुट x इज इक्वल टू -9/2। सो लेफ्ट में सबसे पहले रखेंगे तो 12 इंटू -9/2 प्लस 3 और राइट में आपके पास क्या है a इन ब्रैकेट 3 इंटू -9/2 माइनस 7, ठीक है। मुझे a का वैल्यू ये तो 0 ही बन गया, अब x की जगह पर -9/2 आया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 6 12, सो -54 प्लस 3 विच इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या बन रहा है -27, सो -27/2 -7, ठीक है। सो ये बन रहा है -51 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -27 -14 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास, तो -51 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, इन दोनों का एडिशन 20 प्लस 10 30 37 41, सो -41/2, ठीक है। सो a का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 102 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 41, सो 102 डिवाइडेड बाय 41 है a का वैल्यू। इसी तरीके से हमें b का वैल्यू निकालना है। सो b का वैल्यू कैसे आएगा, तो a को 0 बनाना है, a कैसे 0 बनेगा, सो पुट x इज इक्वल टू, a को 0 बनाने के लिए 7/3 रखना पड़ेगा x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू 7/3 रखेंगे तो 3 3 कैंसिल और 7 - 7 0 बनेगा, सो पुट x इज इक्वल टू 7/3 सो दैट this term will get convert into 0, so this will be equals to 12 into 7/3 plus 3 which is equals to ये term तो 0 बन गए, so b in bracket 2 into 7/3 plus 9, so 3 4s are, so 7 4s are 28, 28 plus 3 is 31, so 31 और b in bracket 14/3 plus 9, so 31 is equals to b 14 plus 27 divided by 3, सो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 3 1 सा 3 3 3 सा 9 एंड b इनटू इन दोनों का एडिशन बन जाएगा 41, सो b का वैल्यू भी मिलेगा 93/40, सॉरी b का वैल्यू मिलेगा 93/41। सो a और b का यहाँ पर रखना वैल्यू और इसको इंटीग्रेट करना है। सो जब आप a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो ना अभी, तो जब मैं a का वैल्यू यहां पर रखूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, तो इसकी जगह पर i इक्वल्स टू, इसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो a का वैल्यू मुझे मिला है 102, तो 102 डिवाइडेड बाय 41 को मैंने बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है 2x + 9 dx प्लस b का वैल्यू है मेरे पास 93/41 और इंटीग्रल ऑफ 1/3x - 7 dx। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 102/41, इसका इंटीग्रेशन होता है log of mod 2x + 9, लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, दैट इज 2 से, प्लस 93/41, इसका इंटीग्रेशन होता है log of mod 3x - 7, लेकिन x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, प्लस। सो फाइनली आपको मिलेगा 51 और यहाँ पर मिलेगा सॉरी, सो ये आपका फाइनल आंसर आया है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन से वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, थर्ड क्वेश्चन को। टाइमिंग एक बार देख लेते हैं, अभी भी 10 मिनट है हमारे पास। सो थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरीके से आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ए और बी के वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स दे रखे क्या, नहीं दिए हैं। सो 2x डिवाइडेड बाय 4 - 3x - x² dx है। तो आपको सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो 4 - 3x - x², चलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, -x² - 3x + 4। अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -4 आएगा लेकिन एडिशन -3। सो -x² - 4x + x + 4, -4 and 1 आर द फैक्टर्स। सो इसमें से अगर मैं -x को कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 4 प्लस 1 कॉमन निकलेगा x + 4। तो फैक्टर्स है आपके x + 4 एंड -x + 1, दैट इज आप बोल सकते हो 4 + x * 1 - x। ठीक है, सो ये आपके फैक्टर्स मिल गए 4 + x * 1 - x, जिनको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, 2x डिवाइडेड बाय 4 - 3x - x²। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 + x * 1 - x। सो दिस इज इक्वल टू, दो फैक्टर से तो दो कांस्टेंट आएंगे, a by 4 + x प्लस b by 1 - x। ठीक है, तो अब 2x इज इक्वल टू आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, a * 1 - x प्लस b * 4 + x। अब क्या करना है, अगर a का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू निकालना है, तो b को 0 बनाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू रखेंगे -4। सो पुट x इज इक्वल टू -4, इससे ये 0 बन जाएगा। x का वैल्यू -4 रखेंगे तो आपको मिलेगा -8 इन ब्रैकेट -5, तो a का वैल्यू मिलेगा आपको 8/5। अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू b का वैल्यू निकालना है, तो इसको 0 बनाना है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट में आपको मिलेगा 2 और राइट में आपको मिलेगा ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b इन ब्रैकेट 5, तो b इज इक्वल टू 2/5। सो a और b के वैल्यूज मिल गए, बस बात खत्म हो गई। तो इसके जगह पर लिखो और इसको इंटीग्रेट करो, आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्री सेम है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, x² + 2x x² + x - 1 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 dx। देखो ऐसे सिचुएशन में हम तो डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन अगर डिग्री सेम है तो एडजस्टमेंट जगह पर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट। ठीक है ना, क्यों एडजस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि x² और x के कोएफिशिएंट भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क है। तो आप लोग बगैर डिवाइड किए भी इसको जगह पर इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। कैसे, देखिए x² + x डिनोमिनेटर में क्या है -6 है ना, मैं सीधा -6 लिख देता हूं। अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा, -1 की जगह मैंने -6 लिखा है तो +5 कर देता हूं। तो न्यूमरेटर को मैंने लिखा x² + x -6 + 5। अब डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास x² + x - 6 dx। तो आप इसको एक टर्म कंसीडर कर लो और आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। तो डिनोमिनेटर को अगर आप सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 बाय x² + x - 6 dx। तो ये तो बेटा ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको फिर से मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, जो पहले 4 एग्जांपल में किया है।
मतलब पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर x इन ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे x प्लस 3, सो x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इसके फैक्टर्स आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखेंगे, फिर दो फैक्टर्स है तो a बाय x प्लस 3 करेंगे प्लस b बाय x माइनस 2, और फिर a और b के वैल्यूज निकालेंगे और फिर यहाँ पर रख के इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो डबल काम हो जाता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है या फिर लेस है। न्यूमरेटर का डिग्री अगर लेस है डिनोमिनेटर से या फिर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से इक्वल है, तब ऐसे सिचुएशन में आपका काम डबल बन जाता है। पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब इस वाले केस में हम लोगों ने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि एडजस्टमेंट पॉसिबल है, और एडजस्टमेंट कब पॉसिबल होता है, जब x स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट सेम हो और सिर्फ कांस्टेंट में सिर्फ फर्क हो, तब आप इसको जगह पर एडजस्ट करके, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तभी भी आपको वही नतीजा मिलने वाला है, तो इससे अच्छा है कि जगह पर एडजस्ट करो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखेंगे बेटा, तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 dx है। ठीक है, तो यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको सोचना है क्या, सबसे पहले तो आप डिवीजन करेंगे, और ये करना है आपको बोर्ड के अंदर भी करना है डिवीजन। तो डिवीजन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है। ध्यान देना यहाँ पर कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर, सो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। अब ये डिवीजन कैसे किया जाता है, तो सिर्फ जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म देखना है, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म देखना है। इसका डिग्री कितना है x स्क्वायर और इसका कितना है x क्यूब, तो इसको x क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सोचना है कि इस टर्म को मैं किस नंबर से और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे ये मिलेगा। सो देखो 3 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 6 बनेगा, और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, और दोनों का साइन भी सेम आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव होता और मुझे पॉजिटिव लाना होता, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दूंगा। तो बस आपको सिंपली ये सोचना है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म कैसे इसके लायक इसके जैसा बनाया जाए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि इससे जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सबसे पहले मराठीमध्ये याला कसं म्हणतात की जर मी याने या नंबरला डिवाइड करतोय तर कितीचा भाग बसेल याला, असं मराठीत म्हणतात। आता तुम्ही माहित नाही, मला मराठी शिकलं नाही, समझ में आ रही ना बात। तो इतना ध्यान में रखो भाई कि यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ का फर्स्ट टर्म है, तो इस फर्स्ट टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे ये मिलेगा, वो हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन मिल गया तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे लिखो जैसे डिवीजन में करते हैं। सो 2x से 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब मिला, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई किया तो -4x स्क्वायर मिला, और यहाँ पर आएगा -2x। तो आपको पता है ये सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बन जाएगा 9x स्क्वायर, और आपको मिलेगा यहाँ पर +2x और ये -7। ठीक है, तो आपका ये डिवीजन कब तक होता है ये भी ध्यान में रखना है। डिवीजन प्रोसेस कब तक करते जाना है, जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटा नहीं होता। जब तक रिमाइंडर इससे छोटा नहीं होता तब तक डिग्री कर ले। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों का डिग्री सेम है, तो एक बार आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो इनको देखना है, दोनों का साइन सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3x स्क्वायर को 9x स्क्वायर बनाने के लिए हमें +3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो 3 इंटू 3 बनेगा 9x स्क्वायर, फिर 3 इंटू -2 बनेगा -6x और -3। अब इसको डिवाइड करना है तो ये नेगेटिव बनेगा, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x प्लस 6x बनेगा 8x, और -7 + 3 बनेगा -4।
तो फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं? फाइनली हम लोग अभी इस डिवीजन प्रोसेस से हमें क्या मिल रहा है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि दिस डिविडेंड is equals to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम इस 6x क्यूब को लिख सकते हैं। सो 6x क्यूब इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इनटू क्वोशिएंट क्या है 2x प्लस 3 एंड प्लस रिमाइंडर क्या है 8x माइनस 4। ठीक है, तो अब हम लोग इस न्यूमरेटर की जगह पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिए हुए इंटीग्रल में अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4। ये मैंने न्यूमरेटर